नमस्कार, मैं अनु शर्मा। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम मुर्दहिया के भाग 2 को पढ़ेंगे। भाग 1 हम कर चुके हैं, लगभग 1 घंटे का वीडियो है। आप उसे देख लीजिए, उसके बाद भाग 2 पर आइए। उसके अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मुर्दहिया के बारे में जाना था कि मुर्दहिया की शीर्षक की सार्थकता क्या है, मुर्दहिया नाम उन्होंने क्यों दिया। इसके अलावा हमने ये जाना था कि मुर्दहिया किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ठीक, और प्रकाशित कराने का श्रेय किसे है, और कहाँ से कहाँ तक का जीवन है मुर्दहिया में। क्योंकि तुलसीराम का जो आत्मकथा है वो 2 भागों में विभक्त है। पहला मुर्दहिया, दूसरा भाग है मणिकर्णिका के नाम से। तो मुर्दहिया हमारे UGC नेट के सिलेबस में लगी हुई है, तो हम पढ़ चुके हैं पहले भाग को। आज जो है, अब हम उसके जो 7 उपशीर्षक हैं उसमें से हम एक उपशीर्षक को पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा जो उपशीर्षक है वो है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन नाम से, ठीक है। तो देख लेते हैं आखिर इसमें क्या लेखक बताना चाह रहे हैं। स्कूल ले जाने वाले पिताजी गांव के अमिका पांडे के पास साइत, यानी साइत मने ध्यान रख लीजिएगा कि छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती है। UGC नेट का जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है, तो अगर उसमें पूछ लेता है UGC नेट में कि मुर्दहिया में आया हुआ शब्द ये साइत क्या होता है, तो क्या होता है शुभ दिन, ठीक है, मुहूर्त, ध्यान रख लीजिएगा। और साइत देखने का कार्य कौन करता था? अमिका पांडे। ये बहुत बार इनका नाम है, तो ये ध्यान रखने योग्य है। पूछा जा सकता है कि मुर्दहिया रचना में साइत या फिर शुभ दिन या फिर मुहूर्त देखने का कार्य कौन करते थे? तो करते थे अमिका पांडे। साइत यानी शुभ दिन का मुहूर्त पूछने गए अमिका पांडे शादी विवाह से लेकर फल बोने तथा काटने तक की साइत बताने के लिए मशहूर थे। अमिका पांडे ने अपने इसी चमत्कार से मेरे स्कूल का दिन मंगलवार रखा था। ध्यान रख लीजिएगा, स्कूल जाने का दिन कब रखा गया था लेखक का, किस दिन से लेखक ने स्कूल जाना शुरू किया था? तो मंगलवार के दिन से। और इनका साइत जो रखने का कार्य किसने किया था? अमिका पांडे ने, ठीक। कौन ले गए थे? लेखक के पिताजी ले गए थे, ठीक है। हिंदू रीति से आषाढ़ का महीना था। स्कूल जाने का वह पहला दिन मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि पिताजी ने मुझे अपने कंधे पर बैठाकर स्कूल ले गए थे। उसी पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित स्कूल का नाम था प्राइमरी पाठशाला शेरपुर कुटी, ठीक। आगे देखिए। इस प्रक्रिया में मैं जब पहले दिन स्कूल पहुंचा तो नाम लिखते हुए अध्यापक मुंशी रामसूरत, ध्यान रख लेंगे, रामसूरत लाल ने पिताजी से पूछा कि यह कब पैदा हुआ था। ध्यान रख लेंगे, रामसूरत का नाम आगे महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कब पैदा हुआ था? जवाब मिला 4-5 साल पहले बरसात में। मुंशी जी ने तुरंत बरसात का मतलब 1 जुलाई 1949 समझा और यही दिन मेरे लिए मेरे जन्म से जुड़ गया। तो ध्यान रखेंगे कि लेखक का जो जन्म वर्ष है उसे निर्धारित एक तरह से कहूँ किसने किया था कि ये 1 जुलाई 1949 को लेखक का जन्म हुआ है, तो वह मुंशी रामसूरत लाल ने। पहले के ज़माने में पत्री वगैरह नहीं होता था, ठीक है। तो क्या होता था कि लोग कहते थे कि जाड़े के दिन में हुआ है। जाड़े के दिन से मतलब निकाला जाता था 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी निकाल लिया जाता था। बरसात का दिन है तो 1 जुलाई, ठीक है। वहीं गर्मी का दिन है तो 1 मार्च। इस प्रकार करके चीज़ें होती थी पहले, ठीक है। चूँकि उस जमाने में दलितों के बीच निरक्षरता के चलते बच्चों के जन्मदिन का लेखा जोखा या कुंडली आदि का प्रचलन नहीं था, मैंने आप पहले ही बताया। इसलिए लगभग सभी माँ बाप ऋतुओं से ही अपने बच्चों के जन्मदिन को जोड़ देते थे। यही कारण था कि उस दिन के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन का बरसात बताने पर 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी, ठीक है, और गर्मी बताने पर 1 मार्च, ठीक है, लिख देते थे। हमारी पहली कक्षा में कुल 43 बच्चे थे। ध्यान रख लीजिएगा कितने बच्चे थे? 43 बच्चे हैं, ठीक। पूछा जा सकता है
प्रश्न बन रहा है, जो बहुत बारीकी से प्रश्न बन रहा है, तो ध्यान रख लीजिए। और हम महत्वपूर्ण चीज़ें ही आपके लिए लाए हैं, तो देखते रहिए, जुड़े रहिए, अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो। कितने बच्चे हैं? 43 बच्चे हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं। अब ये ध्यान रख लीजिए उस समय का जो किस प्रकार कंडीशन था, लड़कियों की स्थिति कैसी थी। कुल 43 बच्चे हैं, उसमें से केवल लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां 3 हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग कि जो पहले के ज़माने में, इससे हम कह ही सकते हैं कि लड़कियों को भेजा नहीं जाता था स्कूल पढ़ने। रोल नंबर के हिसाब से कक्षा में टाट पर बैठाया जाता था। टाट पर आप लोग भी बैठे होंगे, सरकारी स्कूल में तो बैठाया जाता है, मैं भी बैठी हूँ। पहली पंक्ति रोल नंबर 1 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हो गई। शेष 2 पंक्तियों में इसी क्रम में 15-15 बच्चे बैठते थे। मेरा नाम और स्थान पहली कतार में रोल नंबर 5 के साथ होता था। ध्यान रख लीजिएगा, इनका स्थान पहली कतार में। इस 13 बच्चों में मेरे अलावा चिखुरी, रामझू, बाबूराम, यदुनाथ, मुलकू, रामकेर, दलसिंगार, गज्जन, रामनाथ, बिरजू, बाबूलाल तथा मेवा थे। ये नाम याद रखना अनिवार्य नहीं है, और रख भी नहीं पाएगा इतना नाम कोई। शीघ्र ही जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो बता दूंगी मैं। शीघ्र ही इस 13 का रहस्य उजागर हो गया। हम सभी दलित थे। मुंशी की उपस्थिति में हमें कोई अन्य बच्चा नहीं छूता था। ऐसे वातावरण में ही शुरू हुई थी मेरी शिक्षा, ठीक है। उन्हें क्या किया जाता था? अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था, और मुंशी जी की उपस्थिति में क्या होता था? अन्य बच्चे छूते नहीं थे, जो दलित बच्चे थे उनको। तो किस स्तर पर छुआछूत आदि समस्या जो व्याप्त था भारत में, ये देख सकते हैं हम। जाने के नाम था पिताजी मुझे ऐसे अवसरों पर पीटते हुए स्कूल ले जाते थे। अब कोई भी बच्चा स्कूल जाने से पहले पहले घबराता है। हम आपके साथ भी हुआ है कि हम पहले स्कूल जाना नहीं चाहते थे, ठीक है। और साथ में यह कहते जाते, स्कूले ना जेबा तो चिट्ठिया के पढ़ी। अभी ध्यान रख लीजिएगा, ये कोटेशन किसका है? स्कूले ना जेबा तो चिट्ठिया के पढ़ी। ये जो है लेखक के पिताजी का है, ठीक है। और पीटते पीटते हुए उनको स्कूल ले जाया जाता था। और मैंने बताया था, जब आप लोगों ने अगर पहला वीडियो देखा है, तो लेखक को पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। लेखक को पढ़ाया इसीलिए गया था कि वो चिट्ठियाँ पढ़ सकें। क्यों चिट्ठियाँ पढ़ सकें? क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे वो चिट्ठियाँ पढ़ने में आनाकानी करते थे, ठीक है, और अपशब्दों का प्रयोग करते थे। इसीलिए लेखक तुलसीराम को पढ़ाया गया था ताकि चिट्ठी पढ़ने योग्य कोई दलित समाज में हो जाए। किंतु मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए कक्षा के अन्य बच्चों की अपेक्षा मैं काफ़ी देर से क ख ग घ लिखना सीख पाया, वह भी साथ पढ़ने वाले एक छात्र संकटा सिंह की सहायता से। ध्यान रख लीजिएगा, संकटा सिंह ही वह व्यक्ति हैं या वह छात्र हैं जो लेखक के साथ पढ़ते थे, जिन्होंने लेखक को अक्षर ज्ञान करवाया था, ठीक है। क ख ग की शिक्षा दी थी। किसने दी थी? तो संकटा सिंह ने, ठीक। ध्यान रख लेने योग्य है, पूछा जा सकता है। संकटा सिंह मेरे गांव के पूरब में करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित बारी गांव के एक बड़े क्षत्रिय जमींदार के बेटे थे। उनकी उम्र भी मेरे बराबर ही करीब 5-7 साल की थी, किंतु वे बहुत ही समझदार और दयालु स्वभाव के थे। वे बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सीख गए थे। उस समय स्कूल में भी छुआछूत का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, और स्वर्ण छात्र प्रायः दलित छात्रों से नहीं मिलते जुलते थे। किंतु संकटा सिंह अपवाद थे, वे हमेशा मुझसे मिलजुल कर रहते थे। संकटा सिंह इसका अपवाद थे, वो छुआछूत आदि को नहीं मानते थे और लेखक के साथ मिलजुल कर रहते थे। 1 से 2 में कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने बच्चों से 2 रुपए की पास कराई, यानी पास करने का घूस लिया था। एक ध्यान रखिएगा, 1 से 2 कक्षा में जाने के लिए मुंशी जी ने कितना पास कराई मांगा था? 2 रुपये पास कराई, मतलब वही घूस, ठीक है। यह 2 रुपये मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पास कराई सभी अध्यापक लेते थे, और जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। देख लीजिए किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त था।
जो बच्चा नहीं देता था उसे फेल कर दिया जाता था। उस स्कूल में यह प्रचलन था कि हर अध्यापक को एक बेंच के छात्रों को कक्षा 1 से 4 तक लगातार पढ़ाना पड़ता था। 4 के बाद वही क्रम कक्षा से शुरू किया जाना था। कक्षा 5 को हमेशा हेडमास्टर पढ़ाते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा यहाँ से। कक्षा 5 को पढ़ाने वाले कौन थे? हेडमास्टर। ठीक है, हेडमास्टर का मैंने नाम बताया था जब मैंने पात्रों को अवगत करवाया था आप लोगों से कि ये पात्र हैं, कौन से महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ पहले वीडियो में। इस प्रकार हमारे स्कूल में कुल 5 अध्यापक थे। ध्यान रखने योग्य है, लेखक के भाई कितने हैं? 5, और लेखक के अध्यापक कितने हैं? वो भी 5। ठीक है, लेखक के भाई से मतलब है लेखक के पिताजी के भाई। ठीक है, 5 भाई थे और लेखक के पिताजी, जिनका क्या नाम था? लेखक के पिताजी का नाम तेरसी है। ठीक है, वो सबसे छोटे थे। और अध्यापक भी कितने हैं? 5 अध्यापक थे। और कक्षा 5 को कौन पढ़ाता था? हेडमास्टर पढ़ाते थे। मुंशी राम सूरत लाल के अलावा कौन कौन शिक्षक थे, ये एक बार थोड़ा सा नॉलेज में रख लीजिए। मुंशी राम सूरत के अलावा, ये राम सूरत कौन है? मैंने बताया था इनका क्या योगदान है। इन्होंने ही जो लेखक को उनका एक तरह से वर्ष दे दिया कि 1 जुलाई 1949 को जन्म हुआ था। तो किसने रखा था? मुंशी राम सूरत ने। ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा अगर, तो ध्यान रखने योग्य है। इसके अलावा जो 5 शिक्षक थे उनमें बंसी पांडे, हरि सिंह, बलराम सिंह और परशुराम सिंह, जो कि हेडमास्टर है। थोड़ा ये ध्यान रख लीजिएगा, हेडमास्टर का नाम परशुराम सिंह था। ठीक, अब आगे चलते हैं। एक बार कक्षा 3 में मेरे घर वालों ने 2 रुपया पास कराई देने से मना कर दिया। अब हर 1 से 2 कक्षा में जा रहे हैं तो पास कराई 2 रुपये दो। अब 2 से 3 जाना है तो पास कराई 2 रुपये दो देना था। तो लेखक के घर वालों ने क्या किया? मना कर दिया कि नहीं देंगे। परिणाम स्वरूप मुंशी जी ने मुझे फेल कर दिया। यह खबर बाबू साहब बलराम सिंह को जब मालूम हुई तो उन्होंने मुंशी जी को बहुत डांटा। इसका एकमात्र कारण था कि मैं कक्षा 3 में पहुंचते पहुंचते उस स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी बन चुका था। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जब ये पास कराए 2 रुपये दे नहीं पाए थे, तब मुंशी बाबूराम ने, जब इनको मुंशी जी ने फेल कर दिया था तो बाबूराम ने बहुत डांटा था। क्यों डांटा था? क्योंकि ये कक्षा 3 तक पहुंचते पहुंचते क्या बन चुके थे? क्लास के सबसे तेज विद्यार्थी बन चुके थे। ठीक, विशेष रूप से गणित में मुझे बहुत रुचि थी। अगर पूछ लिया जाए अगर प्रश्न कि जो लेखक तुलसीराम हैं उनको किस विषय में सबसे अधिक रुचि थी, तो वो विषय कौन सा है? गणित विषय में उन्हें सबसे अधिक रुचि थी। स्कूल में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन अनेक खेल कूदों में एक खेल गणित दौड़ भी की जाती थी। मैं गणित में हमेशा प्रथम आता था, जिसके कारण स्कूल के सारे अध्यापक मुझसे प्रसन्न रहते थे। यही कारण था कि मुझे कक्षा 3 में फेल कराने वाले बाबू साहब बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी ने 1 महीना बाद मुझे पुनः पास कराकर कक्षा 4 में ले गए। किंतु हफ्ता 10 हफ्ता दिन घूम फिर कर मुंशी जी 2 रुपये पास कराए ना पाने की शिकायत दोहराया करते थे। ठीक, जब पास कराई तो दिया नहीं गया था। बलराम सिंह के डांटने पर मुंशी जी ने पास तो करवा दिया, किंतु शिकायत करते रहते थे कि उनको पास कराई 2 रुपया का घूस नहीं मिला है। ठीक, आगे चलते हैं। मेरी बुढ़िया दादी के पास उक्त विक्टोरिया वाले 37 सिक्के न जाने कितने वर्षों से पड़े थे। विक्टोरिया यानी विक्टोरिया काल का। ठीक है, चांदी के सिक्के आते थे। ये किसके पास थे? लेखक की दादी के पास। अब दादी का क्या नाम था मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। पहले वीडियो में मैंने बताया है ये दादी का क्या नाम है, उनकी जो बुढ़िया दादी हैं उनका क्या नाम है। ठीक है, और लेखक जो है अगर घर में किसी के सबसे अधिक करीब होते हैं तो वह उनकी दादी ही होती हैं। ठीक है, और दादी का भी नाम ध्यान रख लीजिए, दादी का नाम है मुसड़िया। ठीक है, उनके पास विक्टोरिया यानी विक्टोरिया काल के कितने सिक्के थे? 37 सिक्के थे। यह भी ध्यान रख लीजिएगा, कितने सिक्के थे विक्टोरिया काल के? 37। ठीक, वर्षों से पड़े हुए थे। दादी सिर्फ मुझे इसका रहस्य बताती थी। क्यों बताती थी? क्योंकि लेखक दादी के सबसे करीब थे। दादी यह भी बताती थी कि यह सब
रंगरेजों यानी रंगरेजों मतलब अंग्रेजों के ज़माने की बात है। इन 37 बिस्टोरिया को दादी घड़े की आकृति वाले मिट्टी से बने छोटे से पात्र में, जिसे भरूखी कहा जाता था, उसमें रखती थी। अब ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि मिट्टी से जो बना छोटा पात्र होता था उसे क्या कहते थे? भरूकी। ठीक है, बदलते पैटर्न के अनुसार चीज़ें समझाई जा रही हैं आपको। आगे चलते हैं। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण मरणासन्न हो गई। घर के लोगों विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच गांव में एक हिंगुहारा आया। हिंगुहारा मतलब होता है कि हींग बेचने वाले जो लोग हैं। ठीक है, पहले आया करते थे बाहर से लोग हींग बेचने के लिए, हिंगुहारा। ठीक है, यानी हींग बेचने वाला। उस हिंगुहारे की विशेषता यह थी कि वह दूर दूर फैले अनगिनत गांवों में साल भर में सिर्फ एक बार जाता था और आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम अत्यंत पुरानी बही पर लिख लेता था। पुरानी बही पर लिखने का क्या मतलब है? पहले के ज़माने में लोग उतने अमीर तो थे नहीं। ठीक है, देख रहे हैं कि स्थिति किस प्रकार थी कि लोग डांगर खाते थे। डांगर से मैंने मतलब बताया था कि जो कोई पशु मर जाता था तो क्या करते थे, उसके मांस को सुखा देते थे, तो वो सूखा हुआ मांस क्या कहलाता था? डांगर। ठीक है, ये पहले वीडियो में मैं चीज़ें बता चुकी हूँ, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिए उसे। तो जब हिंगुहारा आता था तो क्या करता था, वो हींग देता था और जिसके पास पैसे हुए उसने दे दिया। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो क्या करता था, पुरानी बही में नाम लिख लेता था। ठीक है, कि इस व्यक्ति को उसने हींग दिया है और अब इससे पैसे लेना है। अब वो कब आएगा? अब अगले वर्ष आएगा। ठीक, फिर बिना शुल्क लिए वह वापस लौट जाता। इसके साल भर बाद उसी महीने के किसी दिन उस गांव में पुनः वापस आता और पुराने ग्राहक के घर के सामने खड़ा होकर गाते हुए पैसे मांगता। ठीक, घर वाले अंधविश्वास से ऊपर उठकर उस हिंगुहारे की सलाह मान लिए और दादी को अस्पताल पहुंचा दिया। अब ये ध्यान रखिएगा, जो दादी मरणासन्न हो गई थी और जो घर वाले क्या करते थे, उनका कफन खरीदने की तैयारी करने लगे थे। किंतु जब हिंगुहारा आता है, जब दादी की स्थिति देखता है तो वो कहता है कि इनको अस्पताल पहुंचाइए। ठीक है, और उसके कहने पर लोग क्या करते हैं, दादी को अस्पताल ले जाते हैं। ऐसा ही, और दादी को अस्पताल जब पहुंचाया जाता है तो दादी एकदम स्वस्थ होकर फिर घर लौटती है। ठीक, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे। ऐसा ही एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता था। साल भर में एक बार कौन आता था? हिंगुहारा। ठीक है, अब फिर एक साल भर में एक बार कौन आता है? जोगी। वह भीख लेने से पहले बड़ी सुरीली आवाज़ में गाता और सारंगी बजाते हुए पूरे गांव में चारों तरफ से फेरी लेता, फिर बारी बारी से भीख स्वीकार करता। यह जोगी भी उसी हिंगुहारे की तरह बहुत लोकप्रिय था। ठीक है, एक हिंगुहारा आ रहा है, एक जोगी बाबा आ रहे हैं। एक जोगी हमारे गांव में भी रहते थे। वे जाति से वे नौनिया थे। वे गेरुआधारी नहीं थे और न भीख मांगते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा देते थे। वे एक सफ़ेद धोती या लुंगी कमर में लपेटकर दोनों खूंटों को आर पार करके गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। उन्हें लोग जोगी बाबा के रूप में जानते थे। एक और बाबा हैं जोगी बाबा, एक हिंगुहारा, एक और जो बाबा हैं वो जो कि साल में एक बार आता है। हिंगुहारा भी एक ही बार आता है। और ये जो जोगी बाबा है उससे क्या करते हैं, लोग राशन पानी घर पहुंचा देते हैं। किंतु असली नाम रामजीत था। ध्यान रख लीजिएगा, जो जिसके घर राशन पानी पहुंचाया जाता था उनका नाम क्या है? रामजीत। गांव के लोग अंदाज़ा लगाते कहते कि जोगी बाबा भूत पूजक थे। विचित्र स्वर जोगी बाबा वे तुरंत गाने लगते हैं। जैसन कहत बाड़ा, ये वाला बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये यूजीसी नेट में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा किस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं। जैसन कहत बाड़ा जोगी, बैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम।
तो ये कौन गाता है, ठीक है। तो ये पूछा गया था प्रश्न, तो कौन गाते हैं, जोगी बाबा, ठीक है। उनका असली नाम क्या होता है, रामजीत सिंह। और लोगों के अनुसार वो कौन है, भूत पूजक है, ठीक है। भूतों की पूजा करते हैं। जो जो दलित बस्ती है लेखक की, वो क्या है, पूर्णतः अंधविश्वास उसमें व्याप्त है। तो उसे उन्हें क्या मानते हैं लोग, भूत पूजक मानते हैं। और वो क्या गाते हैं, ये पूछा गया है, जोगी बाबा गाते हैं, जिनका असली नाम रामजीत है। क्या गाते हैं, जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबाराम, बड़ ससतिया सहबाराम, ठीक। ससतिया मतलब ये जान लीजिए दुख तकलीफ, ठीक है, इसे ससतिया कहते हैं। इसी तरह किसी के मुंह से निकल पड़ा कि आंधी आ रही है, जोगी बाबा गाते, जैसन कहत बाड़ा आंधी वैसन मारल गईले गांधी, बड़ ससतिया सहबाराम, बड़ ससतिया सहबाराम। कोई भी शब्द आता वो उसे क्या करते हैं, गाने में ढाल देते हैं, ठीक। ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो पंक्ति है, जैसन कहत बड़ा जोगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसलिए ध्यान रखने योग्य है। आगे चलते हैं। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाला व्यक्ति उसी अस्पताल वाले बरहलगंज बाजार में रहता था। उसका नाम था बंकिया डोम। अब ये रहता कहाँ था, बंकिया, ब से बंकिया है, और रहता कहाँ है, बरहलगंज में। ये भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बंकिया डोम के बारे में भी प्रश्न बना है। जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वो ध्यान रख लीजिएगा। बंकिया डोम कहाँ रहता है, बरहलगंज बाजार में। बंकिया डोम का परिवार पेशे से बांस के फट्टे चीर कर टोकरी, चंगेरी, डालमौनी, कुरई, छिट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचता था। बंकिया डोम ये पूछा गया था यहाँ से, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। बंकिया डोम सिंघा नामक वाद्य यंत्र बजाने में अद्वितीय था। पूछा गया था कि बंकिया डोम जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो कौन सा वाद्य यंत्र, सिंघा। और ये रहता कहाँ था, बरहलगंज बाजार में। सिंघा को ही संस्कृत में तुरनाद कहते हैं। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर ऑप्शन में आ जाए कि बंकिया डोम कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, वहाँ सिंघा नाद दे के तुरनाद दे देगा तो परेशान नहीं होना है। सिंघा का ही संस्कृत नाम क्या है, तुरनाद। अधिकतर दलितों के घर खाद्यान्नों, खासकर बरसात के दिनों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती। कब, बरसात के दिनों में। शुरू में जब तेज बारिश से कट चुकी फसलों वाले खेत में पानी भर जाता तो अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते थे। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उस चूहों पर टूट पड़ते थे तथा उन्हें मार मार कर ढेर सारा घर ले आते थे। तो ये अब अकाल की स्थिति थी, भुखमरी की स्थिति। तो क्या होगा, बरसात के दिनों में जब फसल भी कट जाता था और खाने के लिए कुछ बचता नहीं था, तो लोग क्या करते थे, बच्चे चूहे मार कर ले आते थे। उस दिन सुभगिया कौन है, चिट्ठी आई। एक डाकिया आता है और वो सुभगिया कौन है पूछता हुआ आता है, ठीक। दलित बस्ती में चिट्ठी किसी की भी हो, वह हमेशा चौधरी का घर होने के नाते हमारे घर उन्हें रखकर चला जाता था। अब अगर सुभगिया नहीं मिलती है, अब अगर किसी डाकी को कोई नहीं मिलता है, तो वो चिट्ठी किसके घर में रखा जाता है, चौधरी का घर होने के नाते लेखक के घर, ठीक। तो उसी प्रकार सुभगिया की चिट्ठी आती है, तो वो सुभगिया नहीं मिलती है तो डाकिया चिट्ठी इन्हीं के घर यानी लेखक के घर रख कर चला जाता है। मेरे अति गुस्सैल नग्गर चाचा, ये हम पढ़ चुके हैं कि सबसे गुस्सैल हैं नग्गर चाचा, और कितने नंबर के भाई है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे मुझे। गुस्सैल नग्गर चाचा ने उस चिट्ठी को सुभगिया के घर ले जाने के पहले मुझसे कहा, तनिक पढ़ के देखी तरे पढ़ी सकत हवे कि ना। ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा पढ़ के देखो कि तुम पढ़ पा रहे हो कि नहीं। लेखक तब तक कितने कक्षा में पढ़ रहे हैं, तीसरी कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नग्गर चाचा जो कि बहुत गुस्सैल थे और तीसरे नंबर के ही भाई हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा पढ़ के बताओ कि तुम पढ़ पा रहे हो कि नहीं। यह घटना सन 1957 के जाड़े की है।
जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, मैंने बताया भी तीसरी कक्षा में पढ़ते थे लेखक। मैंने धीरे धीरे पोस्ट कार्ड पर लिखी आधी चिट्ठी पढ़ दी। यह पहला अवसर था जब वे मुझसे बेहद प्रसन्न होकर मेरा हाथ पकड़कर स्वयं सुभगिया के घर की तरफ चल पड़े थे। ये ध्यान रखिएगा कि जो नग्गर चाचा थे ना, लेखक को खूब पीटते थे बचपन में, ठीक है, क्योंकि एक तो उनका एक आँख जो है वो उनको चेचक हो जाता है, तो आँख की एक रोशनी खो बैठते हैं, साथ में उनके मुंह पे बहुत गड्ढे भी हो जाते हैं। तो वो क्या करते थे, इनके रूप को पसंद नहीं करते थे और साथ में इनको बहुत मारते भी रहते थे, ठीक है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि ये पहला अवसर था जब वो चिट्ठी पढ़ देते हैं तो नग्गर चाचा उनसे बहुत खुश होते हैं। रास्ते में जो भी मिलता उससे वे बोल पड़ते, हाई अब चिट्ठिया पढ़ी लेत हवे। उनकी तारीफ करते करते कहाँ जा रहे हैं लोग दोनों, सुभगिया के घर, ठीक। सुभगिया हमारी बस्ती में रहने वाले जालंधर नामक एक बूढ़े दलित की जवान बेटी थी। ये हम पढ़ चुके थे सुभगिया कौन थी, ठीक है, पात्र परिचय के अंतर्गत। तो ये एक जालंधर नामक व्यक्ति है जो कि दलित है, उसकी जवान बेटी है सुभगिया। वह बहुत सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गौना बिराम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ था जो कलकत्ते के सियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह खींचने वाला ठेला रिक्शा खींचता था। उसका पति कहाँ कार्य करता था? कलकत्ता में। क्या कार्य करता था? रिक्शा खींचने का कार्य करता था, ठीक है। और उसका नाम क्या था? सुभगिया के पति का नाम बिराम, ठीक। शुरू होकर अन्य समाचारों के साथ पारस्परिक शब्दावली की में चिट्ठी की पहली पंक्ति थी। अब लेखक चिट्ठी पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि दलित बस्ती में केवल एक मात्र लेखक ही हैं जिनको इसी उद्देश्य से पढ़ाया जा रहा है कि वो चिट्ठी पढ़ दें, है ना। तो अब सुभगिया को चिट्ठी पढ़ना तो आता नहीं है, तो लेखक उस चिट्ठी को पढ़ रहे हैं। और देखिए अब चिट्ठी किस प्रकार लिखा जाता था। चिट्ठी की पहली पंक्ति थी, श्री सोस्ती सर्व उपमा जोग खत लिखा, बिसराम राम हलदार बाबू की बाड़ी शाम बाजार कलकत्ता से। शेष चिट्ठी में हालचाल अच्छा बताने के अलावा आवश्यक चीज़ों की चाहत के बारे में लिखवाकर बैरन चिट्ठी भेजने तथा आने वाले जेठ के महीने में गांव वापस आकर सुभगिया को कलकत्ता ले जाने की बातें लिखी हुई थी। बैरन मने फिर से ले जाना, ठीक है। अब जब चिट्ठी लिखेंगे तो बैरन मनी क्या होगा कि अब जो चिट्ठी लिखेंगे वो क्या होगा, अब वो सुभगिया को ले जाने की बात होगी उसमें, ठीक है। किंतु चिट्ठी के अंतिम दो पंक्तियां सुनते ही सुभगिया पर कहर टूट पड़ा और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मैं बिल्कुल डर गया। उसका रोना सुनकर बूढ़े जालंधर बिटिया बिटिया करते हुए दौड़ पड़े। वहाँ भीड़ जमा हो गई। न मैं कुछ बता पा रहा था, न रोने के अलावा कुछ सुभगिया। कई औरतें मेरे हाथ में चिट्ठी देखकर ताना मारने लगी, हाई बड़का पढ़वैता भैल हवे, न जाने का पढ़ी देले कि हाउ रोए रोए के बेहाल हो गई। अब ये क्या, जब अंत की दो पंक्तियां आती है वो क्या पंक्तियां हैं आगे देख लीजिए। चिट्ठी की अंतिम पंक्ति थी, लिखता हूँ खत खून से स्याही ना समझना, मरता हूँ तेरी याद में जिंदा ना समझना। ये जो होता है ये क्या है, एक शायरी है ना। तो किंतु इसका गलत मतलब निकाल लिया जाता है और उसे लगता है कि उसका पति जो है मर चुका है, ठीक है। और इसी से क्या करती है वो दहाड़ मारकर रोने लगती है, ठीक है। और उसका रोना देखकर लोग ताना देने लगते हैं कि बड़ा पढ़ने वाले हुए हैं, ठीक है, कि क्या पढ़ दिए हैं, पता नहीं कि ये रो रो का बेहाल है। लेखक को ऐसे ताने देने लगती है। किंतु ये शायरी है, किसी को पता ही नहीं है, ठीक। यही शायरी सुनकर सुभगिया ने समझ लिया कि उसके पति बिसराम अब जिंदा नहीं है। बाद में जलंधर के पीछे पीछे दलित बस्ती की कई औरतें सुभगिया को चुप कराते हुए रामसूरत पांडे के घर पहुंच गई। पांडे ने हंसते हुए सबको समझाया और शायरी में छिपे मर्म का रहस्य खोला।
अब शायरी को समझाया राम मूरत पांडे ने, ध्यान रखेंगे, ठीक है। राम मूरत पांडे ने जो शायरी का अर्थ बताया कि क्या लिखा गया है वहाँ। सन 1957 का यह वर्ष भारत के लिए दो महत्वपूर्ण घटनाओं के चलते बहुत चर्चा में था। पहली घटना भारत का दूसरा आम चुनाव था तथा दूसरा 1857 का गदर की 100वीं वर्षगांठ, ठीक है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो उसका 100वीं वर्षगांठ थी और भारत में आम चुनाव होने वाले थे उसी वर्ष, ठीक है। उस समय की दो बैलों की जोड़ी चुनाव कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। दो बैलों की जोड़ी किसके हैं? कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जो समर्थक चिन्ह, ठीक। हमारे गांव के ब्राह्मण भी कांग्रेस के ही समर्थक थे। उन्हें यह अच्छी तरह मालूम था कि मेरे सबसे बड़े चाचा बारागांवा के चौधरी हैं, इसीलिए वे सारे दलित उनके ही कहने पर किसी पार्टी को वोट डालेंगे। ब्राह्मण के मुखिया यमुना पांडे थे। आगे चलते हैं। मुन्नर चाचा गांव के पश्चिमी में स्थित अमाठा गांव के मुरली सिंह नामक एक क्षत्रिय के यहाँ अक्सर आया जाया करते थे। मुरली सिंह अमाठा के मुखिया थे तथा उनके यहाँ गांजा बिकता था। अतः मुन्नर चाचा इसी कारण उनसे काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अमाठा के वकील थे। ऐसे ही एक दिन मुन्नर चाचा सीख कर आए थे कि अब भारत में बताया कि जवाहरलाल नेहरू रूस सामूहिक खेती हुई। और ये ध्यान रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण कोटेशन है, ठीक है। इसका प्रभाव लेखक पे बाद में दिखेगा। ये कौन कहता है कि भारत में अब सामूहिक खेती हुई? जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि अब रूस के तर्ज पर कार्य किया जाएगा, ठीक है। सामूहिक खेती हुई और सब कमाई और सब खाई। नेहरू जी कारखाना खोली हैं। पांची साल में एक बेर योजना बनाई है। पहले हरबट होई फिर चकबट। ये ध्यान रख लीजिएगा, ये मुन्नर चाचा कहते हैं, ठीक है। रूस का जो समाजवादी जो नीति थी उसका उस समय दो खेमे बटे हुए थे, ठीक है। रूस की समाजवादी नीति थी और अमेरिका की पूंजीवादी नीति थी, ठीक है। तो मुन्नर चाचा जो अमठा के जो वकील थे उनसे काफ़ी उनकी दोस्ती थी मुरली सिंह से, तो वहाँ से वो जानकर आते हैं कि अब जवाहरलाल नेहरू रूस के तर्ज पर कार्य करेंगे और सामूहिक खेती होगी और उसमें क्या होगा, सब कमाएंगे सब खाएंगे, ठीक है। और कारखाना खुलेगा और 5 वर्ष का एक जो पंचवर्षीय योजना है वो आएगी। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहीं से जो जुड़ाव होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखक का होता है, ठीक है। 3 वर्ष की उम्र में, अभी 3 वर्ष के हैं, इसका प्रभाव आपको आगे भी दिखेगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण कोटेशन है मुन्नर चाचा का, ठीक है। ये सामूहिक खेती का जिक्र जो अगर कोई कर रहा है तो वो मुन्नर चाचा है, ठीक। उनकी ये बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, खासकर सामूहिक खेती। वर्षों बाद जब हाई स्कूल में गया तो सामूहिक का भेद सामूहिक खेती के रूप में समझ पाया, ठीक है। अब ये सामूहिक क्या था? सामूहिक को समूही। सब रूस की देन है। यह मेरे जीवन की एक अति विशिष्ट घटना थी जब मैं जाने या अनजाने में समाजवाद तथा सोवियत संघ से 8 वर्ष की उम्र में प्रभावित हुआ था। लेखक कितने वर्ष के थे उस वक्त? 8 वर्ष के हैं, ठीक है। और किससे प्रभावित हो रहे हैं? समाजवाद से, ठीक है। और 8 साल के बच्चे अब देख लीजिए क्या करते हैं सोशल मीडिया पर, है ना। मेरे पिताजी प्रायः कहा करते थे, अधपिटवा खाना बिरही बेल किसी के लिए सहना मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थितियों में गुजरने वाले वातावरण में हकबट तथा सभी कमाएंगे सभी खाएंगे इतना ज़्यादा मेरे दिल को छू गया था कि मैं
आने वाली सारी जिंदगी में समाजवाद तथा सोवियत संघ का अंधा भक्त बना रहा था। ध्यान रखेंगे, जब हम मणिकर्णिका को आगे अगर आप लोग पढ़ें, मुर्दहिया आपको अगर अच्छा लगे तो आप मणिकर्णिका की ओर बढ़िएगा, तो देखेंगे किस प्रकार वो समाजवाद से प्रभावित रहे हैं। वही लिख रहे हैं कि वो जिंदगी भर क्या थे, समाजवाद तथा सोवियत संघ के अंध भक्त बन गए थे। आगे चलते हैं। समाजवाद इसी चुनाव के दौरान हमारी दलित बस्ती में एक दिन आजमगढ़ के 2 कम्युनिस्ट नेता चंद्रजीत यादव और सुरजन राम पार्टी के प्रचार के लिए आए। हंसिया गेहूं की बाली वाले छोटे छोटे छापे हुए लाल कार्ड वे बच्चों को बांट रहे थे। अब कम्युनिस्ट पार्टी का चिन्ह क्या था? हंसिया बाली, ठीक है, हंसिया गेहूं की बाली, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के समर का चिन्ह था। और जिसके नेता कौन थे? चंद्रजीत यादव और सुरजन, ठीक है। ये नाम कम से कम पढ़ने के वक्त तो ध्यान रख ही लीजिए। जिस प्रकार यूजीसी नेट का पैटर्न बदल रहा है, अगर एग्जामिनर का ध्यान यहाँ जाता है तो पूछ ही लें, क्योंकि हमने देखा है कि क्या भूलों का याद करूँ मैं, ये पूछ लिया गया है कि गीता का किस प्रकार वाचन करते थे लेखक के पिता, मौन रहकर वाचन करते थे। अगर उस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं कि ये भी प्रश्न बन सकता है। एक मुझे भी मिला और मैंने सकुचाते हुए एक कार्ड और मांग लिया। उन्हें पाकर मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मानो हकबट हो चुका हो। साथ ही सुरजन राम, जो स्वयं आजमगढ़ के एक प्रख्यात दलित नेता थे। सुरजन राम कौन है? दलित नेता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। मैं दादी की सारी बातों को इस धरती पर अकाट्य अंतिम सत्य मानता था, इसलिए अक्षरांश उसका पालन करता था। और जब भी किसी कंजास से होकर गुजरता, कंजास मतलब कि झुरमुट आदि, कुछ ऐसी जगह से गुजरना जहाँ अधिक झुरमुट है, ठीक है, जहाँ पे बहुत घने घने वन है, इस तरह का चीज़ें होकर गुजरता, मैं जय राम जमेदर रटता जाता। किंतु इस मंत्र की गुत्थी न दादी जानती थी और न गांव का कोई अन्य। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों की इंसाइक्लोपीडिया थी, ठीक है। अगर ये पूछ लेता है कि लेखक किसे इंसाइक्लोपीडिया कहता है अनसुलझे गुत्थियों की, तो दादी को कहता है। इंसाइक्लोपीडिया मतलब यहाँ पे सारे ज्ञान की बातें आपको यहाँ मिल जाएगी। अतः मेरे समझने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता था। जब मैं काफ़ी बड़ा होकर महाभारत पढ़ा, तब जाकर यह गुत्थी सुलझ पाई कि वह भी यह जानने पर कि पौराणिक वीर अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जन्मेजय था, जिन्होंने सांपों के मारने के लिए सर्पयज्ञ कराकर उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तो वही था जन्मेजय। जन्मेजय को जय माँ जमेदर ऐसा कुछ बोला जाता था, ठीक है, जयराम जमेदर कहा जाता था, ठीक। दादी शाही के मांस को सुखाकर दवा के काम लाती थी। शाही क्या होता है आप लोग जानते हैं? शाही जो होता है एक ऐसा प्राणी होता है जिसके जो शरीर होता है ना, उसका कटीला कटीला होता है, ठीक है। अगर कोई शेर वगैरह उसकी ओर बढ़ रहा है तो वो क्या करता है, इस प्रकार की कटीली चीज़ें अपने शरीर से निकाल लेता है, ठीक है, उसके बाद कोई छू ही नहीं सकता उसको, तो वही है शाही, ठीक है। दादी शाही के मांस को सुखाकर दवा के काम लाती थी। त्रिपिटक पढ़ा तो उससे पता चला कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक 100 साल बाद, करीब 2400 वर्ष पूर्व, वैशाली में विद्वान भिक्षुकों की द्वितीय महासंगति यानी बुद्ध के उपदेशों का संगायत हुआ, तो उसमें 10 संशोधन किए गए थे, जिसमें पहला ही संशोधन था सीढ़ी लोड़ कप। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि सीढ़ी लोड़ कप जो है वो बौद्ध धर्म से है प्रभावित, बौद्ध धर्म का एक संशोधन है, सीढ़ी लोड़ कप।
यानी भिक्षा के समय जानवर की एक खाली सींग में नमक भरकर ले जाना। विनय पिटक में किसी बौद्ध भिक्षुक के लिए किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री या धन संचय की मनाही थी। ध्यान ही रख लीजिएगा, खाद्य सामग्री धन संचय की क्या थी, मनाही थी बौद्ध भिक्षुकों में, है ना। किंतु इस संशोधन से मौलिक बौद्ध नियम का उल्लंघन हुआ। आगे देख लेते हैं। इसका मूल कारण था भिक्षा में अक्सर नमक नहीं मिलता था, इसीलिए भिक्षुक लोग बिना नमक का ही खाना पकाकर खाते थे। इस व्यवहारिक कठिनाई से बचने के लिए इस संशोधन को किया गया था। क्या था, भिक्षुकों को नमक नहीं मिलता था तो लोग भिक्षुक क्या करते थे, नमक का संचय करते थे, ठीक है, ताकि नमक मांगकर या खरीद कर सिंह में रखा जा सके। तभी से सिंह के संचय की यह बौद्ध प्रथा जारी हुई। दादी द्वारा दवाएं या पैसा, यहाँ तक कि सुई डोरा भी रखना सिद्ध करता है कि हमारे खानदान वाले सदियों पूर्व कभी खांटी बौद्ध अवश्य रहे होंगे। दादी की वे सिंगे इसका प्रमाण थी, ठीक है। सिंगे जो उन्होंने रखा था दादी ने, उसका ये प्रमाण थी कि वो क्या थे, पहले बौद्ध रहे होंगे, लेखक का ऐसा कहना है। मुर्दहिया के संदर्भ में सन 1957 का भादो महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना है। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार खरवास यानी अपशकुन वाला महीना था। इसी बीच मेरे पिताजी जिस सुदेसर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे, ध्यान रख लीजिएगा कि लेखक के जो पिता थे, तेरसी जिनका नाम था लेखक के पिता का, वो किसकी हरवाही करते थे, सुदेसर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे। पूछा गया प्रश्न है, किसकी हरवाही, सुदेसर, ठीक है। जिसकी बुढ़िया माँ मर गई, उसके ही पट्टीदार अमिका ने, मैंने बताया था अमिका पांडे का क्या कार्य होता था, साहित्य देखने का, मुहूर्त देखने का। पत्र देखकर बताया कि अभी 15 दिन खरवास है, इसलिए मृत माह का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया तो माताजी नर्क भोगेंगी। देख लीजिए आगे और क्या होता है, क्या कह रहे हैं। अमिका पांडे साहित्य बताते हैं कि खरवास चल रहा है, अगर माँ को जलाया गया तो माँ क्या भोगेंगी, नर्क भोगेंगी। उन्होंने सुझाव दिया, अर्थात अमिका पांडे ने सुझाव दिया कि माता जी के लाश को मुर्दहिया में एक जगह कब्र खोदकर रख दिया जाए और 15 दिन बाद जला दिया जाए। अब कितनी विचित्र स्थिति है ये सोचिए कि जो अमिका पांडे, उन्होंने कहने को तो कह दिया कि 15 दिन तक क्या करिए, लाश को गाड़ दीजिए, उसके बाद 15 दिन बाद उसे पुनः निकाल कर जला दीजिएगा। अब 15 दिन बाद आप लोग समझ सकते हैं कि लाश की स्थिति क्या होगी, जबकि लाश क्या होता है 48 घंटे से ही सड़ना शुरू हो जाता है ना। और यहाँ क्या है, 15 दिन बाद लाश को निकालना है। तो आप लोग समझिए कि ये किस प्रकार की स्थिति है। अब ये निकालने का कार्य कौन कर रहा है, ये हम आगे देखते हैं। 15 दिन बाद एकाएक एक सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेसर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधते हुए दूर भागे। वहीं से पिताजी से कहते रहे कि वे सोने वाली मुनरी पहले ढूंढकर कफन से निकाल लें। अब ये देखिए कि लाश को निकालने का कार्य किसका है, जो हरवाही करते थे। कौन हरवाही करते थे, उनके पिता तेरसी, ठीक है। उन्होंने लाश को निकाला। जब वो लाश को निकालने जा रहे थे तो अपने साथ लेखक को भी ले गए थे, ठीक है। जब उन्होंने लाश को निकाला तो उसकी बदबू से क्या हो गया, एकाएक पूरा वातावरण डगमगा गया। अब जाहिर सी बात है कि एक जो पशु सड़ जाता है तो कितना महकता है, तो अब मनुष्य का सोच सकते हैं। सुदेशर पांडे भी जब निकाला जाता है तो सुदेशर पांडे भी क्या कहते हैं, मुंह पर गमछा बांध कर दूर भागने लग जाते हैं। और वहीं से पिता से कहते हैं कि वो सोने वाली मुनरी, हो सकता है कि कोई रिवाज हो कि सोना डालना हो, सोना रखना हो लाश के साथ, तो सोना कुछ रखा होगा, सोने की मुनरी, उसे निकालने के लिए कहते हैं कफन से। उन्हें ये नहीं पड़ी है कि वहाँ पे लेखक और लेखक के पिता किस प्रकार निकाल रहे हैं, बल्कि सोने की मुनरी की पड़ी है। तो देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति रही है। यह एक अजीब स्थिति थी।
उस दिन मेरे मन में पहली बार यह बात समझ आई कि किसी के लिए माँ की लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय है। ये क्या कहते हैं लेखक, जब वो कहते हैं कि जो सुदेशर पांडे हैं, उन्हें अपनी माँ की लाश की तो पड़ी नहीं है, बल्कि किसकी पड़ी है, सोने की मुनरी की उसे निकाल लेना उसके पिता को कहते हैं, है ना। तो लेखक को पहली बार क्या समझ में आता है कि माँ की लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय है। ठीक, आगे चलते हैं। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण घर से 1964 में भागा तो उसी मुर्दहिया से होकर अंतिम बार गुजरा था। ये ध्यान रख लीजिएगा कि लेखक घर छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब लोग उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। और कब भाग जाते हैं? 1964 में वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, और अंत में कहाँ से गुजरे थे? उसी मुर्दहिया से। वैसे तो मैं अकेला ही था, किंतु हकीकत तो यह थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दहिया भी। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जब मुझे यह मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, जब मुझे यह मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी, तो ऐसा लगा कि इस सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध कभी ना कभी मेरी मुर्दहिया से अवश्य होकर गुजरे होंगे। ध्यान रख लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। 7 जो उपशीर्षकों में बटा है, हम 2 उपशीर्षकों को देख चुके हैं। अब जो हम तीसरा उपशीर्षक है हमारा, किस नाम से है? अकाल में अंधविश्वास। ठीक है, अकाल में अंधविश्वास। भय और, यहाँ से देखते हैं, भय और दहशत के बीच 57 बीता, 1957। ठीक है, 57 बीता। गांव वाले कहते थे यह संख्या सताने वाली होने के कारण ही 57 कहलाती है। अब नंबर को भी अंधविश्वास से जोड़ दिया गया है। 57 है तो उसको क्या कहते हैं? सताने वाली संख्या। ठीक है, किंतु सन 58 में भी 57 से भिन्न नहीं थी। अब 58 जब आ गया तो सताने वाली स्थिति तो है नहीं, किंतु क्या लेखक कह रहे हैं? किंतु 58 भी वैसा ही गुजरा। 9 ग्रहों के मेल से उत्पन्न अनिष्टकारी संभावना तथा मुड़कटवा, धोकर कटवा और लकड़ सुंघवा बाबाओं का आतंक जारी रहा। किसी भी साधु या लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते ही लोग इधर उधर भागने लगते थे। और सबसे बुरा हाल छोटे छोटे बच्चों का था। क्या था? आतंक। मने धोकर कटवा, लकड़ सुंघवा, ये सब बाबा, मुड़कटवा, ये सब चीज़ें अंधविश्वास का एक तरह से प्रतीक रही हैं। ठीक है, ये सारी बाबाओं का आतंक रहा है। अधिकतर कक्षाएं स्कूल के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में पोखरे के किनारे पेड़ के नीचे होती थी। हम सुबह स्कूल पहुंचते ही पोखरे पर दौड़ते हुए जाते और किसी घनी छाया वाली पेड़ के नीचे जगह छेकते ताकि धूप से बचते हुए दिन भर वहां पढ़ सके। कभी कभी घनी छाया वाली पेड़ के नीचे कब्जा करने की होड़ होती। अन्य कक्षाओं के छात्रों से मारपीट तक हो जाती। इसकी शिकायत हेडमास्टर तक पहुंच जाती। हेडमास्टर का नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि हेडमास्टर का क्या नाम है। पहुंच जाती। एक दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह ने फैसला कर दिया कि कोई भी घनी छाया वाला पेड़ किसी एक कक्षा के लिए निर्धारित नहीं रहेगा, बल्कि जिस कक्षा के छात्र वहां पहले पहुंचेंगे वे उस पेड़ के नीचे बैठेंगे। अर्थात जो पहले आएगा वो पहले बैठ पाएगा। ठीक है, वर्षों बाद यह समझकर बड़ी संतुष्टि का अनुभूति होती है कि पूरा का पूरा भारत दर्शन ही, अब ये भी ध्यान रख लेंगे, पूरा का पूरा भारत दर्शन ही पेड़ों के नीचे सोचा गया था, जिसमें सर्वोपरि थे गौतम बुद्ध, जिन्होंने निर्वाण यानी हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा की विधि एक पेड़ के नीचे ही ढूंढ निकाला था। ठीक है, अतः ज्ञान की उस महान परंपरा का एक सूक्ष्मगत अणु भी बनकर किसी गर्व का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अब स्कूली इमारत
ना होने की शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती। अवसर पर ब्राह्मणों को बुलाकर अब एक प्रसंग आता है मिसिर का, ठीक है। मिसिर पांडे करके एक व्यक्ति हैं, वो क्या करते हैं, मिसिर मृत्यु भोज के लिए जाया करते थे। ये मिसिर जो है ना, उन भोज में उनको जाने में बड़ा शौक, भोज में जाने का उन्हें बड़ा शौक था, ठीक है, मृत्यु भोज में। वे कक्षा में बड़े शान से बताया करते थे कि जब भी मृत्यु भोज का निमंत्रण मिलता है वे 2 दिन पहले से घर में खाना पीना बंद कर देते थे, ठीक है। जो मिस्र थे उन्हें अगर किसी मृत्यु भोज का निमंत्रण मिल जाता था तो 2 दिन पहले से ही खाना पीना बंद हो जाता था उनका, ठीक है। तथा दांतों के नीचे लौंग दबाकर रखते थे। जब कभी निमंत्रण मिले काफ़ी दिन बीत जाते तो वे प्रायः कहते, कितना दिन होए गलक, सरवा कोई मरत ना, सरवा कौनो ना मरत है। कितने दिन हो गए सालों, कोई मर नहीं रहा है। क्यों 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 मारना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्हें मृत्यु भोज नहीं मिल रहा है, इसलिए मारना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि वो 2 दिन से भूखे रहें और दबा कर खाएं, है ना। 5वीं कक्षा में जाते जाते हर साल दशहरा के अवसर पर मंदिर के पास लगने वाले मेले में खेली जाने वाली रामलीला में मिसिर बाबा को सीता की भूमिका के लिए चुना जाता था। अब ये जो मिसिर पांडे थे उनको किस भूमिका के लिए चुना जाता था, ध्यान रख लेंगे, मिसिर को जो है सीता की भूमिका के लिए चुना जाता था, ठीक है, सीता की भूमिका निभाते थे। स्कूल के मास्टर जी लोग ही मंदिर के बाबा हरिहर दास कौन, हरिहर दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ना, मैंने बताया था। तुलसी राम को तुलसी नाम देने वाले कौन है, हरिहर दास, ठीक है। हरिहर दास के सहयोग से रामलीला करवाते थे। सीता जी के वेश में साड़ी पहनकर मिसिर बाबा एकदम युवती कन्या जैसे दिखाई पड़ते थे। तमाम दलित लड़के को रावण की सेना से भिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। अब यहाँ पे भी देख लीजिए किस प्रकार का भेदभाव है। जो दलित हैं वो क्या करेंगे, राक्षसों को भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज रोज मरते रहते थे। बाद में रामलीला तथा मेला समाप्त होने के बाद सबसे बुरी हालत सीता जी बनने वाली की होती थी। क्यों सीता जी बनने वाली की होती थी? क्योंकि लोग उन्हें चढ़ाते थे, है ना। 4वीं-5वीं कक्षा में जाते जाते मैं बहुत कुछ सीख चुका था, इसलिए पढ़ाई में बहुत मन लगने लगा था। गणित में मुझे हमेशा 100% अंक मिलते थे। किस में 100% अंक मिलते थे? गणित में। ये ध्यान रख लीजिएगा कि गणित जो है लेखक को सबसे रुचिकर लगता था और गणित में ही वो सबसे तेज थे, ठीक है। इन दोनों कक्षाओं में शाम के समय अंतिम घंटा मेंटल का होता था, जिसके तहत गणित के जवानी प्रश्न पूछे जाते थे तथा सोचने के लिए मुश्किल से 1 मिनट का समय दिया जाता था। होता है ना कि एक हम भी गेम खेलते थे कि प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए एक निर्धारित समय दिया जाता था, कुछ मिनट, है ना। उसी प्रकार लेखक को भी मिलता था। छात्रों को अध्यापक पूरी कक्षा से कहते तो उत्तर देना चाहते हैं, अध्यापक पूरी कक्षा में कहते हैं जो उत्तर देना चाहते हैं वह तुरंत बताएं। मैं हमेशा उत्तर सबसे पहले बता देता था। इससे अध्यापक मुझे आदेश देते थे कि जिन छात्रों ने उत्तर नहीं दिया है मैं एक झापड़ या मुक्का मारूं, ठीक है। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया, लेखक तो तेज थे ही गणित में, तो आदेश क्या आता था शिक्षकों का, जिन्होंने उत्तर नहीं दिया उन्हें 1 झापड़ या 1 मुक्का मारने का, ठीक है। मैं अक्सर रोज की इसी प्रक्रिया में अनेक छात्रों की पिटाई कर देता, जिसके कारण छात्र, खासकर स्वर्ण जातियों के बच्चे मुझसे बहुत घृणा करने लगे थे, जिसका प्रमुख कारण था मेरा अछूत होना तथा ऊपर से चेचक वाला चेहरा तथा एक आंख का खराब होना। ऐसे छात्र लेज़र के दौरान, लेज़र माने वो होता है ना बच्चों के टिफ़िन, लेज़र के दौरान मुझे इंगित करके बाजार में सामान बेचने वालों की बोली की नकल करते हुए कहते, अमरूद 1 आना, ठीक है। तो जो अमरूद 1 आना बोलना था तो लेखक का जो एक आंख नहीं था उसके लिए क्या करते थे, चिढ़ाते थे क्या, 1 आना, ठीक है।
यानी एक आना का बिगड़ा हुआ रूप एक आना घर का पड़ता था। किंतु मैंने स्कूल में इससे निपटने का एक उपाय ढूंढ लिया था। जो छात्र वैसे कहकर मुझे चिढ़ाते थे, उन्हें मेंटल के दौरान अध्यापकों द्वारा झापड़ मारे जाने के लिए कहने पर मैं बहुत ज़ोर से मारता था, जिससे वे तिलमिला कर रह जाते थे, किंतु अध्यापकों के डर से कुछ कह नहीं पाते थे। अब क्या होता था, अब वो लेखक को जो चिढ़ाते थे मेंटल के दौरान था, जब प्रश्न पूछने की बारी आती थी तो लेखक पहले बताकर, और जो नहीं बता पाते थे उनको लेखक बहुत ज़ोर से झापड़ मारते थे, जो चिढ़ाते थे उन्हें। ठीक है। बाद में कई छात्र मेंटल वाला घंटा आने से पहले मुझसे गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, आज जोर से मत मरिहा, मेरा यह हथियार बड़ा काम का सिद्ध हुआ। और धीरे धीरे सामान बेचने वाले की बोली बंद हो गई था। जो जिस प्रकार वो कहते थे एक अमरूद ले काना एक आना, है ना, उस प्रकार वो बोली क्या हो गई, बंद हो गई। क्यों? क्योंकि लेखक पीड़ देते थे, है ना, मेंटल के दौरान अगर मैं नहीं बता पाते थे तो। डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुआयना करने आ गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को लेकर जिगरसंडी ले गए थे, जहां उनसे कई गाड़ी गन्ना छिलवाया गया था। ठीक है। अब परशुराम जी जो हेडमास्टर थे वो क्या लेके गए हैं, ले गए हैं खेत बच्चों को क्या करवाने, गन्ना छिलवाने। और उसी समय डिप्टी जो कलेक्टर हैं वो आए हैं स्कूल का मुआयना करने। ठीक है। पहले अभी भी जाया करते हैं जो कलेक्टर होते हैं, डिप्टी कलेक्टर होते हैं, स्कूल में पढ़ाई कैसी चल रही है ना। एक तो अकाल, दूसरा छुआछूत के चलते ब्राह्मणों के कुएं का इस्तेमाल न हो पाने के कारण स्वयं ही फसलों को नुकसान झेलना पड़ता था। विशेष रूप से धान की फसलों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी, क्योंकि इनके खेत गांव के पूर्व मुर्दहिया के जंगल के पास होते थे, जबकि सारे कुएं पश्चिमी तरफ अन्य फसलों वाली सिवानों में थे। अतः धान की सिंचाई असंभव थी। इसलिए अकाल के दौरान धान की सारी फसलें सूख जाती थीं और उसमें बालियां नहीं लग पाती थी। सूखने के बाद मुश्किल से उसके तने 7-8 इंच के होकर मुरझा जाते थे। सिंचाई नहीं होगी तो मुरझाएगी ही, है ना। क्यों मुरझा जाती थी? क्योंकि अब दलितों से सिंचाई नहीं करवाएंगे, है ना। सन 1959 की गर्मी के शुरू में ही एक बार बड़ी टिड्डियों का बड़ा भारी प्रकोप आया। अभी अभी जौ और गेहूं की फसलें पक कर तैयार हो गई थी। विभिन्न गांवों में खबर फैल गई थी कि अफ्रीका, ध्यान रख लेंगे कहाँ से टिड्डियाँ आई थी। टिड्डियाँ आती होती हैं ना, जो कि एक जो पूरा धान गेहूं की फसलों को क्या करती हैं, पूरे बर्बाद कर देती हैं खाकर, है ना। अफ्रीका से टिड्डियाँ आ रही हैं। वे जहाँ उतरती हैं पूरे के पूरे खेत के दाने को साफ कर देती हैं। हमारे गांव में भी हड़कंप मच गया था। दलित बस्ती में शीघ्र ही जमींदार आकर सबको टिड्डियाँ उड़ाने की तैयारी करने के लिए कहने लगे। सभी दलित बच्चे, बूढ़े, जवान, जिसको भी बजाने के लिए जो मिला, जैसे थाली, बाल्टी, लोहा का चादर, गगरा, गगरी, टीन, कनस्तर, डिब्बे आदि पीटते रहते। ताकि टिड्डियाँ भागे और फसल नष्ट होने से बचे। उन्हीं दिनों अकाल की खबर सुनकर हमारे मुनेसर चाचा कलकत्ता से 8 हफ्ते की छुट्टी लेकर आ गए थे। अब ये ध्यान रखिएगा, यहाँ मुनेसर चाचा को क्यों ध्यान रखना है मैं बताऊंगी। आ गए तथा साथ ही क्या लाए थे वो, साथ में एक टीन की बाल्टी और छाता लाए थे। एक टीन की बाल्टी, ध्यान रखेंगे क्या क्या लाए थे। टीन की बाल्टी है, टीन की बाल्टी, एक छाता है और दूसरा एक और चीज़ है, आगे देखेंगे। बाल्टी में एक भारी भरकम लाल कपड़े में चौकोर बंदी एक गठरी थी, जिसे बाहर निकालकर हाथ पैर धोकर खेला तो उसमें एक मोटी लाल जिल्द वाली 1 फीट लंबी और 1.25 फीट
चौड़ी किताब निकली, साथ में लकड़ी का बना किताब रखने वाला उपकरण भी था, जिसे वे रिहल कहते थे। अब रिहल क्या है? एक पुस्तक लाए थे, मैं बता देती हूँ वो कौन सी पुस्तक है। वो रामचरितमानस पुस्तक लेकर आए थे, ठीक है। और उसको रखने की जो एक टेबल होती है ना लकड़ी की, उसे क्या कहते हैं? रिहल, ठीक है। मैंने किताब का चढ़ाना पढ़ा तो मोटे अक्षरों में लिखा था। अब ये क्या क्या था? पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस। एक 3 की बाल्टी, एक छाता, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तीसरा नंबर क्या है? रामचरितमानस, ठीक है। अब ये क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अगर एग्जामिनर जो प्रश्न बना रहा है उसका इस पृष्ठ पर अगर ध्यान गया तो पूछ लेगा कि जो लेखक के चाचा, कौन से चाचा, ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से चाचा लेकर आए थे? मुनेसर, ठीक है। मुनेसर चाचा, लेखक के जो मुनेसर चाचा होते हैं वो कलकत्ता से जो रामचरितमानस लाते हैं वो किसकी द्वारा टीकाकृत होता है? तो ध्यान रख लीजिएगा कि वो पंडित ज्वाला प्रसाद शर्मा द्वारा टीकाकृत होता है, ठीक है। इसीलिए मैं रुकवाना चाह रही थी क्योंकि महत्वपूर्ण है। मुनेसर चाचा ने मील में काम एक हिंदुस्तानी पंडित ने कहा है, जिस घर में यह किताब रहती है। मुनेसर पांडे को जो उनके मुनेसर चाचा होते हैं उन्हें कोई कहता है कि जिस घर में ये किताब होती है उस घर में चुड़ैल और भूत कभी नहीं आते, इसलिए हिंदुस्तानी लोग इसे अपने घर में ज़रूर रखते हैं, चाहे भले ही वो अनपढ़ क्यों ना हो। मुनेसर चाचा की यह बात सुनकर न सिर्फ हमारे घर वाले बल्कि दलित बस्ती के अनेक लोग को बहुत राहत महसूस होने लगी थी और उनका यह विश्वास गहराने लगा था कि यह किताब भूतों को भगाने में मदद सिद्ध होगी। उसी दौर में गांव में एक अलग किस्म की डरावनी घटना हुई। हमारे गांव के सबसे ज़्यादा धनवान ब्राह्मण निरंजन पांडे थे। इनके बड़े भाई विसर्जन पांडे जटाधारी साधु बनकर बभनौटी में एक फरलांग पश्चिम की तरफ बर्मन बाबा के चौरा के पास कुटी बनाकर रहते थे। रूप रंग से वे पौराणिक विश्वामित्र की तरह लगते थे। इसी बीच सन 1959 के मध्य में बभनौटी में एक अप्रत्याशित घटना हुई। नन्हक जो ढोल बजाते हुए अच्छा बजाना जानते थे, ये ध्यान रखेंगे कि ननकहू जो है वो क्या बजाते हैं? ननकहू का भी, जिस प्रकार बंकिया डोम का अगर सिंघा कौन सा यंत्र बजाते थे, सिंघा पूछ सकता है, तो उसी प्रकार ये ननकहू जो है वो क्या बजाते हैं? वो ढोलक, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी ध्यान रख लेंगे, है ना। ननकहू जो ढोलक बहुत अच्छा बजाना जानते थे, एक अकेले व्यक्ति थे। लोग ढोलक बजाने के कारण उन्हें मृदंगी कहते थे। क्या कहते थे इनको? मृदंगी कहते थे। व्यक्ति बगल के परशुपुर नामक गांव में एक विधवा युवती अपने मामा के घर आई थी। वह ब्राह्मणी थी, जिसके गांव में कुछ युवा ब्राह्मणों एक खुराफात सूझी। उस विधवा ब्राह्मणी का अपहरण करके मृदंगी से जबरन विवाह करवा दें। वो जो मृदंगी था ना, ननकहू जो कि ढोलक बजाता था, उसके क्या कहते हैं? जबरन विवाह करवा देते हैं। इसके करीब 20 ब्राह्मण युवक दिन के 10 बजे लाठी भाले, इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है, छोड़ दीजिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। अब आते हैं जो हमारा चौथा है, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। 5वीं पास करने के समय अकाल अपनी विभीषिका की चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। 5वीं के सभी बच्चों को फाइनल परीक्षा के लिए 7 मील दूर बबुआ धनहुआ नामक एक गांव के स्कूल में जाना था, ठीक है। 5वीं की परीक्षा में, पहले के ज़माने में 5वीं की परीक्षा जो बहुत टफ होती थी, दूसरे स्कूल में लोग जाते थे देने,
है ना। वहाँ एक दिन पड़ाव था। उन दिनों 5वीं की परीक्षा के लिए जिला केंद्र आजमगढ़ से एक अधिकारी आया करते थे। उन्हें डिप्टी साहब ही कहा जाता था। परीक्षा बड़ी कड़ाई के साथ होती थी। चैत बैसाख का महीना था। बड़े कड़ाके की गर्मी थी, वह भी अकालिया दुखदाई। बाबू परशुराम सिंह ने कहा कि सभी बच्चों को एक दिन रुकना होगा परीक्षा स्थल पर। ठीक है, परीक्षा स्थल पर जो 5वीं की कक्षा में जो परीक्षा हो रही है, परशुराम सिंह कौन, हेडमास्टर, वो क्या कहते हैं, वहाँ रुकना होगा। अतः मेरे लिए तमाम दलित छात्र वहीं महुए का लाटा और चोटे में सने सूखे सत्तू की गठरी लिए चल पड़े। क्या क्या, लाटा और सूखे चने के सूखे हुए सत्तू सान कर, चोटे के सने हुए सत्तू लेकर चल पड़ते हैं। ठीक है, हेडमास्टर साहब के आदेश से हम लाइन बनाकर सैनिकों की तरह परेड करते हुए 7 मील का रास्ता तय करके इम्तहान स्थल पर पहुँचते थे। हमारा यह अभियान माओ त्से तुंग के उस ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च से कम नहीं था, क्योंकि उसने भी तो वही लाटा सत्तू वाले ही लोगों शामिल थे। वहाँ कई अन्य स्कूलों के छात्र भी परीक्षा देने विभिन्न दिशाओं से आए थे। विजय रेखा पर शाम को 5वीं का रिजल्ट घोषित किया गया। उस परीक्षा स्थल पर मैं प्रथम घोषित हुआ। ठीक, उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह अत्यंत गदगद हुए थे। वे दुखित भाव से बोले, आगे तो हर साथ छुट्टी जाई। जाहिर था कि 5वीं के बाद अगले दर्जा में पढ़ाई करने के लिए अलग स्कूल था, इसलिए क्या कहते हैं, अब तुम्हारा साथ छूट जाएगा। हम पुनः उसी परेड की मुद्रा में चलते हुए अपने अपने गांव वापस आ जाते। दूसरे दिन दादी की हिदायत पर मनौती के अनुसार चमरिया के थान पर जाकर मैंने धार पुजौरा चढ़ाया था। अब जो दलित बस्ती के लोग थे ना, वो जो है 2 चीज़ें मानते थे, 2 प्रकार के। ठीक है, उन दलितों के भगवान और जो ब्राह्मणों के भगवान जो थे वो अलग अलग होते थे। ठीक है, जो गांव के लोग थे वो किसे मानते थे, वो चमरिया माई को मानते थे। ठीक है, तो वही चमरिया माई और डीह बाबा करके एक किसे मानते थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, चमरिया माई को मानते थे। ठीक है, चमरिया माई, ये इन्हें मानते थे। और एक मानते थे किसे, डीह बाबा। इसे कौन मानता था, इसे मानते थे जो गांव में जो दलित हैं वो इनकी पूजा करते थे। ठीक है, तो वही चमरिया माई को क्या धार पुजौरा चढ़ाने जाते हैं। धार पुजौरा मतलब कुछ चढ़ाने योग्य चीज़ें। ठीक है, क्योंकि प्रथम श्रेणी में लेखक पास हो जाते हैं। सन 1959 की गर्मियों में संपन्न इस परीक्षा के बाद 2 महीने से ज़्यादा समय की छुट्टियां थीं। अकाल की गर्मी चरम सीमा पर थी, साथ ही सारी समस्याएं भी वैसी ही थी। मेरे पिताजी बार बार मुझे समझाते रहते कि बेटा अब बहुत पढ़ाई हो गई। वे यह भी कहते रहते कि अब बहुत ज़्यादा दिन तक उनसे हरवाही नहीं होगी, अब तोहके हरवाही करे के परी। ऐसा सुनते ही मैं दहल जाता था। मुझे सबसे बड़ी चिंता इस बात के लिए होती थी कि वे 6ठी कक्षा में अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होने वाली थी। अब ध्यान रख लीजिएगा कि अंग्रेजी की पढ़ाई 6ठी कक्षा से लेखक की शुरू होती है। इसके पहले गणित में तो तेज थे ही, और गणित की पढ़ाई बचपन से शुरू हो जाती है, लेकिन अंग्रेजी की पढ़ाई 6वीं से। उन दिनों अंग्रेजी जानने वाले को बहुत महान समझा जाता था। वो तो अभी भी वही स्थिति है ना। सन 1959 की ग्रीष्म ऋतु लगातार 2 साल में अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी। दलित बस्ती में चिट्ठी पढ़ने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। जैसा कि
अवगत है। गांव के कई लोग बंगाल की अनेक कोयलरियों तथा कलकत्ता में मजदूरी करते थे। परिवारों के लिए वे मजदूर अकाल में बादल की जैसे आशा के प्रतिरूप थे। विशेष रूप से जब गांव की औरतें अपने पति मजदूरों को मुझसे चिट्ठी लिखवाती थीं तो मेरे सामने एक विचित्र समस्या प्रकट हो जाती थी। कई औरतें भूखमरी का वर्णन करते करते रोने लगती थी। अब लेखक की चिट्ठी पढ़ते और चिट्ठी लिखते थे तो महिलाएं किनसे, इन्हीं लेखक से ही चिट्ठी लिखती और पढ़वाती थी। तो भूखमरी का वर्णन करते करते कुछ महिलाएं क्या करती थी, रोने लग जाती थी। ठीक, मैं तो स्वयं अपने दुख में डूबता उतराता फिरता था, किंतु गांव की रोती हुई मसीनें जैसे इन महिलाओं से मैं अत्यंत विचलित हो जाता था। अनेक बार उनके आंसुओं में मेरे आंसू भी दाखिल हो जाते थे। इन रोती मसीनों में एक थी, रोती मनुष्य होना चाहिए ऐसे तो, एक थी किसुनी भौजी, इनका भी नाम ध्यान रखें। उनका पति कतरास की कोयलरी में कोयला काटता था। नाम था मुन्नीलाल। इसी किसुनी भौजी के ससुर का नाम जेदी जो अपने बेटे से अलग रहते थे। जेदी चाचा अपनी जवानी के दिनों में, ये ध्यान रख लेंगे, जेदी चाचा को पूछा गया प्रश्न है यहाँ से जेदी चाचा पर। इनका मैंने नाम बताया था पहले वीडियो में। इनका एक और नाम क्या होता है, लरखूर। ठीक है, अपनी जवानी के दिनों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसी बंसु पांडे के खानदान में हरवाही करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या करते थे, हरवाही का कार्य करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक दिन वे हल जोत रहे थे, वहीं खेत से गायब हो गए। गांव वाले कहते थे कि अंग्रेज ढेर सारे मजदूरों का अपहरण करके लड़ाई के लिए विलायत ले गए थे। यह तो साफ तौर पर मालूम नहीं था कि जेदी कैसे गायब हो गए। वे स्वयं किसी को असली बात नहीं बताते। वर्षों बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो वे गांव वापस आ गए थे। उनकी वापसी से गांव वाले बहुत खुश हुए थे। वे बिल्कुल अनपढ़ किंतु बातें ऐसी करते थे कि लगता था कि वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रोफेसर हों। जेदी चाचा एक विचित्र शैली के चर्चिलवा का जिक्र करते थे और उसे बहादुर बताते थे। वे अनेक हथियारों के नाम के बिगड़ैल शब्द भी बीच बीच में अकारण ही बोलते रहते थे, जैसे सबमरी, फैटर, प्लेन, डमडम, टंक, बनेठी, बम। ये क्या होता था कि जेडी चाचा को क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्या करते हैं, अंग्रेज जो है उठा कर ले जाते हैं। ठीक है, जब वापस आते हैं वो चर्चिलवा मतलब चर्चिल का जिक्र करते हैं। चर्चिल जो कि ब्रिटिश द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल का महत्वपूर्ण एक तरह से योगदान होता है। तो क्या जो बहुत से शब्द होते हैं उसका बिगड़ा हुआ रूप का प्रयोग करते हैं, जैसे सबमरीन को सबमरी बोलते होंगे जहाँ तक लग रहा है मुझे, फाइटर प्लेन को, फिर डमडम, टंक, बनेठी, इस प्रकार बम, बिगड़ा हुआ शब्द प्रयोग करते थे। ठीक है, वर्षों बाद जब मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रस्त था तब समझ सका कि जेदी चाचा चर्चिल को चर्चिलवा, सबमरीन को सबमरीन, फाइटर प्लेन को फाइटर प्लेन, डमडम बुलेट को डमडम, टैंक को टंक, बैनेट को बनेठी, मेसोपोटामिया को मस्पोटम, सतअल्लू को अरब को सटल, इस रास अल खैमा को खम्मा आदि आदि कहते थे। ठीक है, उनको बोलने भी नहीं आता था, बिगड़ा हुआ रूप का प्रयोग करते थे। वही लेखक बता रहे हैं कि कौन कौन से नाम का वो प्रयोग करते थे। हकीकत यह थी कि जेदी चाचा को अंग्रेज विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थायी टहलुआ के रूप में बगदाद ले गए थे। बाद में जैसे तैसे वे गांव वापस आ गए थे। वास्तविकता यह थी
कि जेदी चाचा का मूल नाम क्या था? लरखोर। पूछा जा सकता है प्रश्न, और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज किसे उठाकर ले गए थे? तो जेदी चाचा को उठाकर ले गए थे। ठीक, और कहाँ ले गए थे ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि बगदाद ले गए थे। किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने उन्हें सिया मुसलमानों का लोकप्रिय उपनाम जैदी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। अब ये जैदी क्या है? सिया जो मुस्लिम हैं उनका लोकप्रिय उपनाम है। ठीक है, क्या? जैदी। ये भी ध्यान रख लीजिएगा प्रश्न अगर बन जाए। आगे चलते हैं। जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा का असली जनक तो वे 3 गरीब मजदूर थे। ये 3 गरीब मजदूर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3 लोग जो कि वो कहते हैं कि चूँकि क्या होता है, लेखक बहुत संघर्षों के बाद प्रोफेसर तो बन जाते हैं, है ना, जेएनयू में प्रोफेसर बन जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच से जुड़ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि आखिर ये जो बचपन से ही वो छोटी चीज़ों से जो परिचित हुए थे उसमें कौन होते हैं? 3 गरीब मजदूर थे जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में खींचा था। एक थे सोवियत संघ की समूही खेती। समूही मैंने बताया था क्या? सामूहिक खेती। ठीक है, सामूहिक खेती पर वाला मैंने बताया था कि ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। सामूहिक खेती वाले जो 3 लोगों में हैं, पहला कौन है? मुन्नर चाचा। ठीक है, मुन्नर चाचा का नाम आता है। ठीक, जो कि पहले नंबर पे हैं मुन्नर चाचा। दूसरे नंबर पे कौन आता है? डांगे को डंगरिया कहने वाला सोनई। ठीक है, इससे क्या होते हैं? बचपन से ही लेखक प्रभावित रहते हैं, सोनई। और तीसरे नंबर पे दढ़ियल जेदी चाचा। ठीक है, जेदी क्या है? सिया मुसलमानों का एक उपनाम था। यही जो लोग होते हैं, इससे बचपन में लेखक कहते हैं, स्वीकार करते हैं कि इन्होंने क्या किया था बचपन में, अंतर्राष्ट्रीय मंच से जोड़ने का कार्य किया था। एक तो मुन्नर चाचा जो कि सामूहिक खेती अर्थात सामूहिक खेती वाले, सामूहिक खेती जो कि रूस की जो समाजवादी विचारधारा है वहाँ से पहली बार उनका परिचय होता है मुन्नर चाचा के माध्यम से। और दूसरा है डांगे को डंगरिया कहने वाला सोनई, और तीसरा है जेदी चाचा। ये ध्यान रख लेंगे, नाम और क्रम भी ध्यान रख लेंगे, प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बनने की संभावना है। जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो तेज बहादुर सिंह के संपर्क में आया, तभी उनका भी मेरे ऊपर गहन प्रभाव पड़ा था। उस समय तरवा थाने से बहेरीपुर की तरफ एक सड़क बनाने का काम चलता था। तरवा अनेक दलित मजदूरों की सड़क बनाने में लगे हुए थे तरवा में। इसमें मेरे राम सरन मामा भी शामिल थे। उन दिनों बैलगाड़ी भर आंकटा खोदकर रखने की मजदूरी 4 आने की थी। आंकटा एक तरह का अधूरा पत्थर होता था, पत्थर बनाने के काम आता था। उन दिनों अंकटा कहीं भी मिल जाता था। ये महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ सकते हैं आप लोग इसे। वर्षा की इस आस के बीच 1 जुलाई 1959 ने आगमन मेरी चिंता को धक्का दिया। यह एक ऐसी तारीख थी जिससे मेरा भविष्य तय होने वाला था। घर में कोहराम मचा हुआ था। नग्गर चाचा जैसे विस्फोटक दिमाग वाले घर के लोग आरोप लगाने लगे कि मैं पढ़ाई के बहाने काम चोरी करता हूँ। नग्गर चाचा क्या कहते हैं? पढ़ाई के बहाने। पढ़ाई, जो लेखक पढ़ने में इतने तेज थे, लेकिन घर वाले क्या कहते हैं? चूँकि घर वालों का उद्देश्य ही नहीं था लेखक को पढ़ाने का, तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये काम चोरी करते हैं और पढ़ाई के बहाने ये काम चोरी करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से दादी की जिद पर मुझे 4 आना मिला, जो 6ठी कक्षा में नाम लिखाने की फीस थी। यह चवन्नी इस बात की गारंटी थी कि अब 6ठी से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई का मार्ग खुल गया। यहाँ से लेखक बहुत प्रसन्न थे। ठीक, उस दिन मैं दौड़ते हुए स्कूल गया था। 6ठी कक्षा में मेरा दाखिला युगांतरकारी सिद्ध हुआ, क्योंकि यहीं से मेरी शुरुआत अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से हुई, जिसके ज्ञान ने
मुझे आगे चलकर अपने गांव में किसी एक अन्य ग्रह का मानव बना दिया था। एक अन्य ग्रह का मानव लेखक को कैसे बना दिया था? अंग्रेजी शिक्षा ने, क्योंकि अंग्रेजी भी बहुत जल्दी लेखक सीख चुके थे। आगे पढ़ेंगे हम। छठी में अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर थे मुसाफिर लाल, किंतु उन्हें भी सभी लोग सिर्फ मुंशी जी के नाम से जानते थे। वे उसी जिगरसंडी गांव के रहने वाले थे जहां से बाबू परशुराम सिंह थे। ये अंग्रेजी वाले मुंशी जी प्राइमरी वाले मुंशी जी से बिल्कुल भिन्न थे। प्राइमरी वाले मुंशी जी कैसे थे? पास कराई घूस लेते थे, और लेखक जो कि क्या करते थे, एक तरह से भेदभाव करते थे, ऊंच नीच का भेद करते थे। किंतु ये मुंशी जी कैसे थे? बिल्कुल भिन्न स्वभाव के। वे अत्यंत मेहनती और अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेजी के प्रति मेरा आकर्षण एक तरह से पागलपन में बदल गया। ठीक, प्राइमरी स्कूल में मेरा जो स्थान गणित के लिए था वही छठी के बाद अंग्रेजी के लिए हो गया। अर्थात जिस प्रकार वो गणित में तेज थे वैसे ही किस में तेज होने लग गए हैं, अब अंग्रेजी भाषा में तेज हो गए थे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के कारण छठी कक्षा मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गई थी। जाहिर है उस बरसात ने सूखाग्रस्त गांवों की दलित बस्तियों में अनेक गतिविधियों की भरमार कर दी थी। अब जो चिट्ठियाँ मुझसे लिखवाई जाती थीं उसमें किसुनी भौजी जैसी युवतियों द्वारा ऋतु वर्णन भी शामिल होने लगा था। अनेक अर्थ वैसे ही होते थे जैसे पद्मावती में महाकवि जायसी की ये पंक्तियाँ, बरसों मघा झकोरी झकोरी मोर दो नैना चुवे जस ओरी। ये ध्यान रख लीजिएगा कि जायसी की एक पंक्ति भी आई, अगर ये पंक्ति उठाकर दे दिया जाता है, ठीक है, कि ये जो बरसे मेघा झकोरी झकोरी ये जो पंक्ति है ये किस रचना में प्रयुक्त हुई है। जायसी की ये जो रचना है उसकी पंक्ति, जायसी की कौन सी रचना है? पद्मावत। तो किस पंक्ति में, किस रचना में प्रयुक्त है? तो ध्यान रख लीजिएगा, मुर्दहिया में। ठीक, छठी कक्षा में कोई विशेष समस्या नहीं हुई और मैं सन 1960 की जुलाई में 7वीं में चला गया। तीसरे महीने बाद तिमाही का इम्तहान होने वाला था। उस समय तिमाही, छमाही, सालाना आदि परीक्षाओं का प्रचलन था। स्कूल मास्टर ने कहा कि 4 आना इम्तहान की फ़ीस लाना है। मैंने अपने घर के मालिक मुन्नर चाचा से फ़ीस मांग कर दी। इस पर उन्होंने खींच कर बोल दिया, इस ससुरा सब इम्तहान के बदले पैसा ले जाए के नौनिया के पकौड़िया खाए ले। क्या कर दिए? ताना दे दिए कि क्या करता है नौनिया जो उसको क्या करते हैं? पकौड़ी खिलाते हैं। ठीक है, जिसने मेरे गुस्सैल नगर चाचा भी शामिल थे। अब ये कैसे चुप रह सकते हैं? मेरे पास पहुंचते ही नगर चाचा सबको कहने लगे कि कोई इसे कुछ ना कहे वरना ये फिर भाग। होता ही है ये कि लेखक भाग जाते हैं जब उन्हें पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, घर छोड़कर, किंतु फिर वापस लौट कर आते हैं। तो इसी कारण, तो इसी से उनके नगर चाचा कहते हैं कि इसे कोई कुछ नहीं बोलना है, क्यों? नहीं तो ये घर छोड़कर भाग जाएगा। उनकी इस वाणी से मुझे बहुत राहत मिली। मैं घर पहुंचकर जोर जोर से रोने लगा। इस बार मेरी इस रुलाई में मेरी माँ भी शामिल हो गई। गांव की अनेक औरतें भी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगी। कोयलरी के पत्ते पर चिट्ठियाँ लिखवाने वाली किसुनी भौजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, देसवा तो छोड़ी देबा बबुआ ता हमार चिट्ठियाँ के लिखी। ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि जो लेखक जब भाग जाते हैं, जब उनको नहीं मिलती है, पैसे नहीं मिलते हैं स्कूल में देने के लिए, और जब वापस आते हैं तो लोग क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं। और किसुनी भौजी क्या बोलती हैं? देसवा तो छोड़ ही देबा बबुआ तो चिट्ठियाँ के लिखी। अब तुम देश छोड़ दोगे तो मेरी जो चिट्ठी है वो कौन लिख देगा? ऐसे ही दिल को छू जाने वाले अनेक जुल्में मुझे उस दिन सुनाई पड़े। उसी समय मेरी माँ को रात में दिखाई देना बहुत कम हो गया, अतः टोटका स्वरूप वह रात के अंधेरे में सरसों के तेल में मिट्टी की ढकनी में कपास की बाती जलाकर यूं ही कुछ ढूंढने निकल पड़ती थी।
कौतूहलवश किसी ने पूछ लिया कि क्या ढूंढ रही हो, कुछ खो गया है क्या, तो वह तुरंत घर में यह कहते हुए वापस आ जाती कि वह रतौंधी ढूंढ रही थी। अब अंधविश्वास ही है एक तरह से। रतौंधी आँख की बीमारी होती है जिसके चलते रात में दिखाई देना कम हो जाता है। अकल्पनीय समस्या से जूझना पड़ता। मेरे पिताजी जिन पंडित की हरवाही करते थे उसकी बेटी आशा लगभग मेरी ही उम्र की थी, किंतु ढेर देर से पढ़ाई शुरू करने के कारण 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। हरवाही, अब ये ध्यान रख लीजिएगा आशा का नाम, ठीक है। हरवाही के चलते वह हमारे पूरे गांव में घुली मिली रहती थी। स्कूल जाते आते वह भी साथ होती, मुझसे अपना होमवर्क हल कराती रहती थी। एक तरह से बचपन का आकर्षण कह सकते हैं, ठीक है। तो आज की हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम अगले वीडियो में करेंगे अपनी आने वाले, ठीक है। तब तक आप लोग क्लास को शेयर कीजिए, किस प्रकार आप लोग को ये क्लास लग रहा है, कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।